गुड मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। नया दिन है, नई सुबह है और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल भी रख रहे होंगे। और जनाब तमाम अहले इस्लाम को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, जागो लाहौर की जानिब से जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब दिन का आगाज़ जुम्मे की मुनासबत से ही करते हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपके साथ बयान करती चलूँ कि सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मालदार लोग बुलंद दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत की नेमतों को हासिल कर लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैसे? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और जिस तरह हम जहाद करते हैं वो भी जहाद करते हैं और इसके साथ वो अपना ज़ायद माल भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और हमारे पास माल ही नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बतलाऊं जिससे तुम अपने आगे के लोगों के साथ हो जाओ और अपने पीछे आने वालों से आगे निकल जाओ और कोई शख्स इतना सवाब ना हासिल कर सके जितना तुमने किया हो, सिवा इस सूरत के कि जबकि वो भी वही अमल करे जो तुम करोगे। और वो अमल ये है कि हर नमाज के बाद तुम 10 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। तो जनाब अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी ही बेनियाज है और वो छोटे छोटे अमल करने पर भी ना हमें इतने ज़्यादा अजर अज़ीम से जनाब हमें नवाजती है। तो ये जो कहले के तस्बीह के हवाले से हमें तलकीन की गई है कि वैसे तो अल्लाह पाक का जो फ़ज़ल है, अल्लाह पाक का जो करम है वो तो हर वक्त ही हमारे ऊपर बरस रहा होता है। और लेकिन अगर आप लोगों ने या हम लोगों ने अल्लाह पाक के ज़्यादा नज़दीक होना है या नेकोकारों की फ़हरिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे अमल करें। और हर नमाज के बाद जिस तरह हदीस मुबारका में भी हमें बताया गया है, हिदायत दी गई है, तलकीन की गई है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जनाब इसको आप तस्बीह समझ लें कि हर नमाज के बाद आपने 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है और 10 ही मरतबा जनाब आपने अल्लाहु अकबर की तस्बीह भी करनी है। तो इसमें मेरे ख्याल से 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं और ये छोटे छोटे अमल से आप देखें कि आपके दर्जात कितने बुलंद हो जाएंगे। तो यही हम चाहते हैं कि जनाब हम अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हो जाए, तकवा करने वालों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाए, नेकोकारों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाए। तो इसलिए एक तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी करनी चाहिए और दूसरा कि मैं ये दोबारा से कहूँगी कि जनाब खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटने की कोशिश करें। आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सिंग कालमी दिन मनाया जा रहा है। शोबा सेहत में नर्सिंग को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और अहम शोबे में जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ नर्सेज अपने मसाइल के हल के लिए भी कोशा रहती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेडिकल के शोबे में खदमात के हवाले से नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मुबारकबाद देने के साथ साथ नर्सेज अपने शोबे में दरपेश मसाइल पर भी बात करती नजर आती हैं। पाकिस्तान में नर्सेज के मसाइल ये हैं कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। पेशेंट्स हर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा है। एक जो स्टाफ है, एक मेल नर्स है, एक जो फीमेल नर्स है, उसके लिए ये कि वो एक स्टाफ 20-20 पेशेंट को डील कर रहा है। यहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक नर्स हूँ। मैं अपने घर वालों को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को मैं आगाह करती हूँ, जितनी भी डिज़ीज़ हैं, जो भी है, जो भी मसले मसाइल होती हैं वो मतलब अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि आप हॉस्पिटल जाएँ, मतलब टाइम से जो है ना वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं। पाकिस्तान में शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और वर्कलोड जो है ना हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए शॉर्टेज इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो सैलरी पैकेज का भी इशू हो रहा है तो लोग जो है ना बाहर जाके वो बाहर की कंपनीज़ में जाके तो ये अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जाके जॉब करते हैं ताकि उनका फाइनेंशियली भी अच्छे तरीके से काम हो सके और वैसे भी। नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से बात करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, हम कॉलेजेस से नर्सिस की यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, नर्सिस को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इनका हक था, इनको दिया गया कि इनकी प्रमोशन की गई। दूसरा है इनकी सैलरीज हम बढ़ा रहे हैं, इनके स्टाइपेंड्स बढ़ा रहे हैं,
इनके जो कॉलेजेस में हॉस्टल्स हैं उनका मेयार बहुत बेहतर कर रहे हैं। इनकी जो फूड सर्विसेज हैं उनको भी उसी मेयार पे ला रहे हैं जैसे डॉक्टर्स की हैं या हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स की हैं। तो क्योंकि इनका रोल, जैसे मैंने पहले कहा, पेशेंट केयर में इवन डॉक्टर से भी ज़्यादा अहमियत का है। पंजाब की डायरेक्टर जनरल नर्सिंग मुनस्सा चीमा कहती हैं नर्सिस को मेडिकल के शोबे में बहुत अहमियत हासिल है। मसाइल पर हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो है। आज हम नर्सिस डे जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ केक कटिंग नहीं है, उसमें हम नर्सिस को एजुकेशन पे लेके जा रहे हैं और उस वक्त हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो एडवांस नर्सिंग केयर पे हम फोकस कर रहे हैं कि नर्सिस उसके लिए, ताकि नर्स अपने पेशेंट को देख सके और जो वर्ड हम चाह रहे हैं कि हमारी नर्स जो है वो वर्ड के लेवल पे आए। शोबा सेहत में जहां डॉक्टर्स का किरदार अहम है, वहीं मरीजों की हिफाजत, देखभाल और तीमारदारी में एक नर्स की इफादियत और अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। और जनाब, ये रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई और कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है और शोबा सेहत के हवाले से बताया जाता है कि जनाब जो नर्सिंग का शोबा है, ये जो नर्सेज हैं ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और इनके बग़ैर मेरे ख्याल से तमाम तर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोई भी सरअंजाम नहीं दे पा रही होती है। जितना किरदार हमारे डॉक्टर्स का होता है हमारी जनाब ट्रीटमेंट्स में, बाकी चीज़ों में, उतना ही किरदार हमारी नर्सेस का भी देखा जाता है। तो आज उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, खराज तहसीन पेश की जा रही है और आज इनका दिन मनाया जा रहा है, जिसमें अगर ख़ास करके पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में शोबा सेहत में कुछ कमियां हैं, जिस हवाले से हमने बेशतर जनाब प्रोग्राम्स भी किए हैं। पिछले साल भी हमने आज के दिन नर्सेस को बुलाया था, उनसे जानने की कोशिश की थी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स और किस तरह के चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके हवाले से आवाज़ उठाना और इस हवाले से इक़दाम उठाने की अभी भी ज़रूरत है। और जनाब अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर ले अदाकार फैसल कुरैशी के हवाले से। तो उनका कहना है कि मैं शोबिज़ में मेरिट पर प्रोजेक्ट्स दिए जाने के हक़ में हूँ और मेरा मानना है कि फ़ील्ड में जो भी अदाकार आए सिफारिश के बजाय मेरिट पर हो। और फैसल कुरैशी हाल ही में एक निजी टीवी शो के मेहमान बने, जिस दौरान मेज़बान अहमद अली भट्ट ने अदाकार को उनकी बेटी हानिश कुरैशी के बचपन की पिक्चर दिखाकर उनसे राय तलब की। तो उस पर फैसल कुरैशी ने बताया कि मेरी बेटी की उम्र 27 से 28 साल है और वो अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी है और हानिश ने 1 से 2 शोबिज़ प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आगे इस फील्ड में काम को जारी रख सकेगी। और फैसल कुरैशी ने यह भी कहा कि मैं बेटी को मजबूर नहीं करता कि उसे शोबिज़ में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस हवाले से एक रोज़ मुझे फ़हद मुस्तफ़ा की भी कॉल आई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि फैसल भाई, हानिश प्रोजेक्ट में काम करने के हवाले से संजीदा है, सीरियस है, लेकिन मैंने फ़हद से यही कहा था कि ये आपकी मर्ज़ी है। तो जनाब ये फैसल कुरैशी जो हमारे बड़े ही नामवर अदाकार हैं, उनकी ये साहबजादी हैं, उनकी बेटी हैं और 1-2 प्रोजेक्ट्स में आपने इनको देखा होगा काम करते हुए शोबिज़ इंडस्ट्री में। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि अगर वो काम करना चाहती हैं तो वो करें, इस फील्ड में आगे बढ़ें, लेकिन मैं यही डिमांड करता हूँ कि कोई भी इस फील्ड में आए तो वो अपने मेरिट पर आए, ना कि सिफारिश के थ्रू आए। आगे बढ़ते हैं, एक और ही इसी से लिंक ख़बर है जनाब, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और जिसमें पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा सबा कमर ने अपने मद्दाहों को अपनी बीमारी की इतला दी। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपने हाथ पर ड्रिप लगी हुई अपनी एक पिक्चर थी उसको शेयर किया और साथ में ही उन्होंने अपनी तबीयत नासाजी से मुतल्लिक भी लोगों को मुतला किया। अदाकारा ने स्टोरी पर लिखा कि सेट पर धुआं पैदा करने के लिए जो डीजल इस्तेमाल किया जाता है उसके बाइस मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हूँ। उन्होंने मज़ीद लिखा, चूँकि ये लोगों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होता है, फिर भी मेरे मना करने के बावजूद किसी ने एक नहीं सुनी और अब मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। और उन्होंने मज़ीद अपनी बीमारी की इतला पर फिल्मसाज अदाकार सरमद
खूसट ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सेट पर डीजल इस्तेमाल करने को मना किया जाए। उन्होंने लिखा कि मेरी समझ से बाहर है कि सीन्स में धुआं क्यों दिखाना पड़ता है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो इसका मुतबादिल अल्टरनेटिव इसका ढूंढा जा सकता है। तो इस हवाले से भी हमें जनाब देखने की ज़रूरत है कि कितना सीरियस हो सकता है, किसी को इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जिस तरह हम सबा कमर ने बताया है कि जब सीन्स में ये धुआं छोड़ा जाता है, डीजल का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह से उन्हें अब कुछ दिनों से इन्फेक्शन हो चुका है, वो भी फेफड़ों का इन्फेक्शन, और वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मज़ीद भी इस हवाले से अपडेट आएगी तो हम आपको जनाब अपडेट ज़रूर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आयशा उमर क्या कहती हैं और उन्होंने क्या ऐलान किया है उस हवाले से आपको बताऊं। उन्होंने कहा है कि जनाब वो 2 हफ्तों के लिए ना सोशल मीडिया से वक्फा ले रही हैं, ब्रेक ले रही हैं और इन दिनों वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही वक्त गुजारेंगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करने की जो इतलात थी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए दी। उन्होंने लिखा कि हेलो मेरे दोस्तों और मेरे नाक़दीन, मैं आज रात से 2 हफ्तों के लिए सोशल मीडिया से किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ और इस दौरान मेरे पास ना तो मोबाइल फ़ोन होगा, ना इंटरनेट होगा, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और ना मेरा किसी से किसी किस्म का भी राबता होगा। उन्होंने ये भी कहा अपने मद्दाहों को कि उनकी गैर मौजूदगी में काम से मुतालिक वो किन से रब्ता कर सकते हैं, जबकि ज़ाती नौयत के हवाले से इमरजेंसी की सूरत में वालिदा और दोस्त से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आयशा उमर ने कैप्शन में लिखा कि वो अगले 14 रोज़ यानी कि 2 हफ्तों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहकर ख़ुद के साथ वक्त गुजारना चाहती हैं और ये मेरे ख्याल से अच्छा भी है। थोड़ा सा आपको वक्त लेना चाहिए अपने साथ, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जनाब अब हमें इस चीज़ से कितनी ब्रेक चाहिए और अब हमें सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारना है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा उनका डिसीजन है, मैं उनके साथ हूँ। हम आगे बढ़ते हैं जनाब, मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के तड़पने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी आहटों के
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत की रोशनी में मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश करते हैं। और इस सेगमेंट में मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो जनाब क्या खूब कहा है किसी ने कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माँ का रूप अल्लाह की तरफ से वो खूबसूरत अतिया है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, फ़ज़ल, करम, बरकत, राहत और अज़मत की आमेज़िश शामिल फरमाकर अर्श से फ़र्श पर उतारा और उसकी अज़मतों को चार चांद लगा दिए। कदमों तले जन्नत देकर माँ को मुक़द्दस और आला मर्तबा पर फाइज कर दिया। माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा अतिया है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, जो अल्लाह ताला के बाद अपनी औलाद के दिल का हाल बहुत जल्द जान लेती है। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को बताती है कि वो सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत है। दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जिसने अपने बच्चे को कभी बदसूरत कहा होगा या जाना भी होगा। इंसान के लिए सबसे मजबूत सहारा होती है और माँ ही सबसे बड़ी कमज़ोरी इंसान की होती है। और जब भी इंसान दुखी होता है या अपने आप को कमज़ोर समझता है या तकलीफ़ में होता है तो उसे जो एक ज़ात सबसे ज़्यादा सहारा दे सकती है ना, वो माँ ही होती है। और माँ के चंद अल्फाज ही उसे ताकत दे देते हैं और माँ के बोले हुए अल्फाज कमज़ोर इंसान के लिए वो काम कर सकते हैं जो कि दुनिया में ताकत की रवानियों भी नहीं कर सकती हैं। तो जनाब माँ की कमज़ोर आगोश में आकर इंसान अपने आप को महफूज और पुरसुकून भी समझता है। माँ एक बेलौस रिश्ता है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है और हर साल मई के दूसरे इतवार को मदर्स डे मनाया जाता है और पाकिस्तान समेत जनाब दुनिया भर में परसों यानी कि इतवार को माँ का आलमी दिन मनाया जाएगा। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी से माँ की अहमियत और फजीलत जानते हैं और माँ के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हस्बे मामूल जनाब मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक पीर शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनके साथ आज किरण शहजादी हैं जो कि नात ख़ान है और बड़ा ही खूबसूरत कलाम उन्होंने जनाब पढ़ा है आगाज़ में। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और किरण आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब मदर्स डे आ रहा है, एक परसों है क्योंकि हमारा तो नहीं होता, छुट्टी होती है। तो माँ के हुकूक, माँ की अहमियत और किस तरह का सलूक करना चाहिए माँ के साथ, क्या कुरान और हदीस की रोशनी में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन मदर्स डे के हवाले से दुनिया भर के अंदर ये हफ़्ता पूरा ही किसी न किसी अंदाज़ में लोगों के यहाँ लोगों की तवज्जो दिलाने का बायस बनता है कि उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने वालिदैन और बिलखुसूस अपनी वालदा यानी माँ की निस्बत से हुस्न सलूक की तरफ जो है वो माइल किया जाए। ये भी खैर पर मबनी अमल है और इसकी तायद की जानी चाहिए, तहसीन की जानी चाहिए कि किसी न किसी अंदाज़े में इस तेज़ भागती दौड़ती सांस फुलाती ज़िंदगी में लोगों की तवज्जो जो है वो अपने इन मोहब्बत के कुर्बत के रिश्तों की तरफ जाती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ दीन रहमत की इन खूबसूरतियों पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की निस्बत और ताल्लुक़ से एक ऐसा खूबसूरत दीन अता किया है जिसमें इस तरह के हुकूक और इस तरह के पाकीज़ा और खूबसूरत रिश्तों के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि कुल वक्ती बुनियाद पर हमें तवज्जो दिलाई जाती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर कुरान हकीम में लोगों को अपनी ज़ात की तौहीद के तसव्वुर के साथ शिर्क से महफूज रखने की तरफ तालीम तरगीब दी है, बिल्कुल अपने बारे में शिर्क से पाक अकीदा रखने के साथ साथ जो दूसरी बुनियादी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के साथ और कलमा गो मुसलमान जो है उन्हें हिदायत के लिए अता की है वो वालिदैन के साथ उसने सलूक है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सरापा मोहब्बत है और अपनी मखलूक के साथ उससे बढ़कर कौन मोहब्बत का मामला कर सकता है, शफ़क़त का मामला कर सकता है। माँ की अपनी औलाद के साथ मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ने बंदों को अपनी मोहब्बत समझाने के लिए माँ की मिसाल दी है और ये बताया है कि मैं तुम्हारी जो माएँ तुमसे मोहब्बत करती हैं, जिनकी मोहब्बत का कोई अंदाज़ा कोई हिसाब किताब नहीं किया जा सकता, जिसका कोई इहाता नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा दानिश्वर भी, बड़े से बड़ा स्कॉलर भी, बड़े से बड़ा जी शऊर आदमी भी अपनी माँ की उसके साथ जो की जाने वाली मोहब्बत है उसका इहाता या तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो कितनी वसी है।
अल्लाह ये फरमाता है कि अल्लाह अपने आम बंदे के साथ उस माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत जो है वो करता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये रिश्ता खुद अल्लाह की नज़र में कितनी कदर व मंजिलत वाला है कि अल्लाह ने इस रिश्ते की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के समझाने के लिए इस्तेमाल की है। दूसरी बात यह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात जो हैं उनके अंदर भी वैसे तो सारे रिश्तों के साथ ही उसने सलूक की एक तरगीब मिलती है, लेकिन वालदैन के साथ और वालदैन में भी बिलखुसूस वालदा के साथ जो उसने सलूक का मामला है उसकी निस्बत से बहुत बड़े वाज़े अल्फाज के साथ और तवातर के साथ जो है वो अहकामात मिलते हैं। एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में आता है और वो कहता है अल्लाह के रसूल मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है? अच्छा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी माँ का दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम पर हक़ है। वो कहता है ए अल्लाह के रसूल मेरी माँ के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुझ पर किसका हक़ है? हुज़ूर फरमाते हैं फिर तेरी माँ का सबसे ज़्यादा हक़ है। हत्ता कि वो 3 मरतबा यही सवाल करता है और तीनों मरतबा यही जवाब अता किया जाता है कि सबसे ज़्यादा तुम पर जो दुनिया के अंदर रिश्ते मौजूद हैं उनमें जो हक़ रखने की वाली हस्ती है वो तुम्हारी माँ है। जब वो चौथी मरतबा सवाल करता है तो हुज़ूर फरमाते हैं कि चौथी मरतबा तुम पर सबसे ज़्यादा जो हक़ रखने का हकदार है वो तुम्हारे वालिद हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वालिद खुद कितनी मोहब्बत वाला, शफकत वाला एक साहिबान है, एक रहमत है। अल्लाह ने उसकी खुशनुदी को अपनी खुशनुदी करार दिया है और सारे रिश्तों पर गालिब और फाइक रिश्ता और असासी रिश्ता है। दुनिया में आने का सबसे बुनियादी हवाला हमारे वालिद हैं, लेकिन अल्लाह ने उस वालिद से भी 3 गुना ज़्यादा अपने रसूल की ज़ुबान से हमें ये खबर पहुँचाई, ये बशारत पहुँचाई कि माँ का जो है वो उससे 3 गुना ज़्यादा। और फिर ये जो वालदैन के साथ उसने सलूक है इसके बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत से भरी, बशारतों से भरी जो तालीमात हैं उनके अंदर बहुत कम हमें ऐसा नज़र आता है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्जे के जलाल का मुज़ाहिरा किया हो, गम गुस्से का मुज़ाहिरा किया हो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बशारतें देने वाली ज़ुबान से हम तक ये बात पहुँची। हुज़ूर फरमाते हैं बदबख्त है वो शख्स जिसे अपने वालदैन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे में मयस्सर आए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत को ना पाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वालदैन की खिदमत जो है वो किस दर्जे का आला रफ़ा अमल है। और ये जो वालदा है, माँ जो है, उसकी खिदमत का तो आलम ये है कि इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों का कफ़ारा का करार दिया। एक शख्स रसूल रहमत की बारगाह में आया और उसने आके कहा ए अल्लाह के रसूल मुझसे एक बहुत कभी हरकत हो गई है, बहुत बड़ा गुनाह जो है वो सरजद हो गया और मेरे दिल पे उसका अजीब सा बोझ है, मुझे बताएं उसके कफ़ारे की क्या सूरत हो सकती है। अब तसव्वुर कीजिए किसी भी गुनाह की जो उमूमी सूरत होती है वो क्या होती है? तो इस्तग़फ़ार करना है, जिसकी हक़तलफ़ी आपके हाथ से हुई उसकी हक़तलफ़ी जो उससे माफ़ी तलाफ़ी की जाए। लेकिन जब एक शख्स ये आके कहते हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया, इतना बड़ा गुनाह कि जिसका बोझ जो है ना वो मुझे दिन को सोने दे रहा है ना रात को आराम दे रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इस दर्जे का गुनाह हो गया है ना तो हुज़ूर एक लम्हे के लिए खामोश होते हैं, सोचते हैं और फिर फरमाते हैं क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? वो कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी माँ तो जिंदा नहीं है। हुज़ूर फरमाते हैं क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? तो वो कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी खाला जिंदा है। तो हुज़ूर ने फरमाया खाला जो है वो भी माँ की मिसदाक है, अगर माँ मौजूद ना हो तो फिर खाला के वही हुकूक हैं जो माँ के हुकूक हैं। हुज़ूर ने फरमाया जाओ और अपनी माँ यानी अपनी खाला की खिदमत करो ताकि अल्लाह उसकी खिदमत की वजह से वो जो तुमसे राज़ी होना है उसकी निस्बत और बरकत से, उसकी रहमत के सदक़े से अल्लाह ताला तुम्हारा ये गुनाह माफ़ कर देगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि गुनाहों के कफ़ारे के लिए भी वालदैन के साथ उसने सलूक जो है ना वो ज़रूरी है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने सलूक के बयान फरमाते हुए कहा और बंदों को जो नसीहतें फरमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना रहमत के बाहर बैठे थे, असहाबे रसूल हुजूर के सामने मौजूद और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया क्या मैं तुम्हें खैर पर मबनी कुछ बातें ना बताऊँ? असहाबे रसूल हमत अनगोश हो गए और उनका या रसूलल्लाह फरमाइए। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा खैर की बात यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। कहा क्या इसके बाद दूसरा खैर तो मैं ना बताऊं? कहा या रसूलल्लाह फरमाइए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने के बाद न करने के बाद यानी जितना इसका अजर है उसके बाद जितने मामलात हैं उनमें सबसे आला अरफा अमल जो है वो वक्त पर नमाज पढ़ना है। और फिर हुजूर ने फरमाया कि वालदैन के साथ उसने सलूक करना जो है वो अल्लाह के यहाँ अजर के हिसाब से, सवाब के हिसाब से, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के हवाले से, गोया अल्लाह की खुशनुदी जो दुनिया के तमाम मखलूक़ात का मतमा नज़र है, असल टारगेट है,
बंदा मोमिन का मकसूद है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। जितना वालदैन की खुशनुदी हासिल करने से, उनकी खिदमत करने से जो अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं और खुशनुदी हासिल होती है, शायद ही किसी और अमल से हासिल होती हो। और फिर इस तनाजुर में एक और बड़ी अहम बात हुजूर ने फरमाया, कोई शख्स भी अपने वालदैन को गाली न दे और उनको लानत न करे। इवन तो ऊंची आवाज में नहीं उनके सामने बात करनी चाहिए। अल्फाज हैं कि अल्लाह ये कहता है कि वालदैन के साथ उसने सलूक करो। और फिर मफहूम ये है कि जब वो उम्र के उस हिस्से में चले जाएं और उनकी कोई बात तुम्हें नापसंदीदा गुजरे तो उस पर आगे से आर्गूमेंट करना, खुदा न खास्ता उनको डांटना, उनके साथ तल्ख लहजे में बात करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह कुरान में ये बात कह रहा है कि उनके सामने उफ तक नहीं करना, क्योंकि वो जो उफ से उनको तकलीफ पहुंचनी है ना, वो आपके बहुत आला अरफा अमाल को जाया करने का जरिया बन यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं इसी चीज़ पे आगे लेकर जाना चाहूँगी कि बहुत से ओल्ड एज होम हमारे सामने है जहाँ पे माएँ भी होती हैं, वालिद साहब को भी छोड़ जाते हैं, तो ऐसी औलाद के लिए क्या हुक्म दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उस हदीस को मुकम्मल कर दूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने वालिदैन को लानत न करे। तो असहाब ने कहा या रसूलल्लाह ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो अपने वालिदैन को लानत करे? तो हुजूर ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी और के वालिदैन पर लानत करता है, लान तान करता है, तो बदले में उनकी तरफ से लान तान जो है वो तुम्हारे वालिदैन को पहुंचती है। इसलिए हर वो शख्स जो अपने वालिदैन की इज्जत चाहता है और ये चाहता है कि उनके साथ लोगों का जो है वो इज्जत वाला मामला रहे, ताजीम वाला मामला रहे, उसे चाहिए कि वो दूसरों के वालिदैन की ताजीम करे। आप ये देखें कि वो दीन रहमत जो दूसरों के वालिदैन की ताजीम की तरगीब दिला रहा है, वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक का क्या मामला करता होगा। आप देखें ना तारीख का वो मामला, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना रहमत के अंदर मौजूद है। एक शख्स आता है और आके कहता है कि सरकार बनु साद कबीले से कुछ लोग जो हैं वो मक्के के अंदर आए हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि मैंने रसूल रहमत को कभी इस हालत में अपने घर से निकलते नहीं देखा कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर भी कोई चीज़ मौजूद नहीं और पाए रहमत के अंदर भी नालैन मौजूद नहीं है। कहते हैं हुजूर बेचैनी से बाहर निकले और फिर एक बुजुर्ग खातून को अपने साथ लेकर आए, अपने सामने बिठाया, उनकी तवाज़ो की और फिर उनको तहाइफ के साथ वापस भेजा। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह ये खुश नसीब औरत कौन है जिसके लिए आप अपनी कबाए असमत, अपनी चादर बिछाते हैं, पकवान करते हैं, उनके सामने पेश करते हैं, अपने हाथों से उनको खिलाते हैं, इतने तहाइफ के साथ ताजीमन वापस छोड़ के आते हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खदीजा ये मेरी वो रज़ाई माँ है जिसने मेरी माँ की गैर मौजूदगी में मुझे दूध पिलाया, यानी हजरत हलीमा सादिया। यहाँ एक पैगाम है पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए कि वो रसूल जो रज़ाई माँ की इस तरह ताजीम कर कर उनके हुकूक अदा करते हुए उनकी इज्जत का ऐलान फरमाते हैं अपने अमल के जरिए, उस दीन रहमत के रसूल रहमत ने हमें अपनी हकीकी माओं के साथ किस तरह के उसने सलूक का जो है वो किया होगा। और ओल्ड एज होम वाली जो बात उससे चलते चलते बयान कर सकते हैं, उससे सिवाय बदबख्ती के और कुछ नहीं कह सकते। जहाँ इस पर इतना अजर है, तसव्वुर करें कि उन वालिदैन के साथ जब नाफरमानी का सलूक किया जाता है, दिल आज़ारी का सलूक किया जाता है, तो किस दर्जे की अल्लाह की नाराजगी जो है वो आपकी जिंदगियों में दाखिल होती है। और हुजूर ने फरमाया हर अमल का अजर जो है उसका इवन अजाब जो है वो आखिरत पर मौकूफ हो सकता है। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा अजाब, एक ऐसी बदबख्ती है कि इसका अजाब जिंदगी में ही बंदे को शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं जो लोग अपने वालिदैन के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं, उनकी औलादों से उनको उससे बढ़कर दुख पहुंच रहा है। बेशक बेशक ऐसे ही है। और जनाब माओ के हवाले से बात की है, माओ के हुकूक, और क्योंकि मदर्स डे आ रहा है उस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की है। मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और किरण शहजादी भी हमारे साथ मौजूद थी। किरण आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक और कलाम सुनना चाहेंगे आपसे हम। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात
अमल के मेरे असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, अमल के मेरे असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब हमारे मुल्क में ये एक अलमिया है कि जब भी कोई भी सियासी जमात एहतजाज करे तो इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाती है, जबकि ऐसा किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं होता है, ना देखा गया है। यहाँ तक कि अगर श्रीलंका के हवाले से देखा जाए, जैसे पुरतशद्दुद मुल्क में भी अभी तक इस तरह एहतजाज पर इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की गई है, लेकिन हमारे मुल्क में हर छोटे बड़े एहतजाज पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाती है, जैसे कि फसाद की जड़ शायद यही है। और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने वाले ये भी नहीं सोचते हैं कि इससे मुल्क की मईशत और कौम का कितना नुकसान होगा, उन लोगों को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कमा रहे होते हैं। और दुनिया भर की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स ने पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश को नुमाया किया है, हाईलाइट किया है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा फ्रीलांसर मुल्क है और इसकी साख को पहुंचने वाले नुकसान की बहाली एक चैलेंज होगी, क्योंकि 12 करोड़ ब्रांड जो है ना, जो ब्रॉडबैंड सार्फिन में से 98% मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट अपना इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑनलाइन लेन देन, डिजिटल लर्निंग का अमल भी 3 रोज़ से बंद है, जिसके नतीजे में फ्रीलांसिंग कम्युनिटी की साख को इंटरनेट की बंदिश से शदीद नुकसान भी पहुंचा है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान को 1.6 बिलियन का नुकसान हुआ है और ये तारीख का सबसे बड़ा नुकसान है जो हमें पहुंचा है। ताहम इंटरनेट की मुअत्तली से एहतजाज पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, इससे ऑनलाइन कमाने वालों को अभी तक कितना नुकसान हुआ है, इस पर डिटेल में हमने जनाब गुफ्तगू करनी है। इन कॉन्वर्जेशन हमारे साथ मौजूद हैं अर्जिश आज़म हैं जो कि डिजिटल एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो टेक कॉन्फ्रेंस होती है फ्यूचर फेस्ट के फाउंडर भी हैं, तो उन्हें वेलकम कहते हैं। अर्जिश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है कि हम सोचते भी नहीं हैं और इंटरनेट बंद कर देते हैं और इसके जो नेगेटिव असरात आते हैं ना सिर्फ हमारी लोकल इकॉनमी पे, हज़ारों लोग हैं को 60,000 से ज़्यादा जो करीम, ऊबर, बाइक या फूड पांडा पे डेली अपना रोज़गार चलाते हैं। पिछले 3 दिनों से वो कोई काम नहीं कर रहे। होम शेफ्स हैं कोई 12,000 प्लस जो कोई काम नहीं कर रही। साथ साथ इसके नज़र आता है कि आप फ्यूल डलवाते हैं, रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो आपका कार्ड ही नहीं चल रहा, exactly। और कोई 50% जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो कम हो गई हैं पिछले 3 दिन में। अच्छा। और इससे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नुकसान है बल्कि हुकूमत को भी नुकसान है। टैक्स नहीं पे हो रहा, बहुत सी चीज़ें जो है उनको भी फेस करनी पड़ी हैं। तो सवाल हमारा सिर्फ ये है कि जिस तरह इंटरनेट बंद कर देते हैं, क्या कभी पानी भी बंद किया है कि बस लोग कर रहे हैं एहतजाज तो बस पानी बंद कर देते हैं। तो आज की लाइफ में इंटरनेट तो पानी के बराबर ही है, हमारी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है और ख़ासकर मौजूदा हालात में मुल्क की इस इकॉनमी में जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो डॉलर लेकर आ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करने के बजाय उल्टा तकलीफ़ में डाल रहे हैं, उनकी जो रोज़गार है उसका चैनल बंद करके। तो वही तो कह रहे हैं कि 3 दिनों से इंटरनेट नहीं आ रहा, जिस तरह आपने भी कहा, इसकी दरख्वास्त भी दी गई है बहाली की, तो कुछ इसके हवाले से अपडेट आई है कि कब तक इसको रीओपन कर लिया जाएगा? आई थिंक अभी 2 दिन और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। और तब तक कितना नुकसान हो रहेगा? अभी तक 1.6 बिलियन अभी नुकसान हुआ है, 2 दिन और रहेगा बंद तो कितना नुकसान हो रहेगा? जी बिल्कुल, आपके सामने सिचुएशन आई थिंक कि जो नुकसान हमें नज़र आ रहा है वो शायद 1 बिलियन का जो आप फिगर बता रही हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो हमारे रेडार में भी नहीं है। हज़ारों लोग हैं जो घर से निकल के काम नहीं कर पा रहे, कम्यूट डिफ़िकल्ट हो गई है, मेरा आज यहाँ आना भी मुश्किल था क्योंकि मैप नहीं चल रहे। ऐसी जो चीज़ें हैं आपकी पूरी
लाइफ डिसरप्ट हो जाती है, खासकर शहरों में या आज के इस डिजिटल दौर में जिसमें हम रहते हैं। तो इसमें सिर्फ ये हमें एक सवाल पूछना चाहिए हुक्मरानों से भी कि क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है मैनेज करने का। हम समझते हैं कि सिक्योरिटी के मसले भी हैं, लेकिन अगर एक सर्टन इलाके में एहतजाज हो रहा है तो पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद क्यों? वही ना। और सिर्फ अगर देखा जाए ना तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री को 5 अरब का, सिर्फ 5 अरब का सिर्फ इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर और 2 दिन ये इंटरनेट इसी तरह बंद रहेगा तो आप यकीन जाने कि कितना और नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। कार्ड पेमेंट्स नहीं हो रही है, हमारी जो मशीन्स हैं जिसने आपने भी कहा अर्जिश, वो भी नहीं चल रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं हो रही है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो घर बैठे लोग सामान खरीदते हैं वो नहीं हो रहा है। आप कहीं बाहर चले जाएं वहाँ पर आपका कार्ड नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पीछे की तरफ धकेल रही है, आगे तो कोई नहीं लेके जा रहा है। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है अर्जिश कि अगर इस तरह का एहतजाज होता भी है तो इंटरनेट क्यों बंद कर दिया जाता है? हर कोई तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं मौजूद होता, उन्होंने इस तरह के भी काम करने होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने अपने घर वालों को पैसे देने होते हैं कमा के, और खाना पीना होता है इस हवाले से। देखिए जी, आई थिंक पीटीए से किसी ने सवाल किया कि इंटरनेट क्यों बंद है, उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें कहा है। तो अगेन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है और क्या जो तरीका चलता है वो तरीका सही भी है। हम ये सवाल हमें पूछना चाहिए। आज की दुनिया में जब हमारा रोज़गार इंटरनेट पे डिपेंड करता है तो इंटरनेट बंद करना जो है वो जुर्म होना चाहिए, मुझे तो लगता है। और आज जो हुआ है हमें इस पे इन इदारों को अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा। सबको मिलके जो भी डिजिटल एसोसिएशंस हैं जो फ्रीलांसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो जाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि ये पता लगे कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान एक्चुअल में आवाम को पहुंचता है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे फिर हर दफ़ा इंटरनेट बंद होता रहेगा और उनको भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वो बेहतर तरीका ढूंढें इंटरनेट बंद करने के अलावा। अच्छा, लेकिन कोई और तरीका है? मतलब अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो अल्टरनेटिव है इसका कि किस तरह जो ऑनलाइन जो कमा रहे होते हैं, ऑनलाइन अर्निंग वाले जो लोग हैं, वो क्लाइंट से किस तरह रब्ता कर सकते हैं? कोई और फॉरम होगा? जी, अभी देखें ब्रॉडबैंड बंद नहीं हुआ, घर में आपका इंटरनेट DSL चल रहा है। लेकिन बहुत से रोज़गार हैं जो डिपेंड ही मोबाइल नेटवर्क पे करते हैं, जिस तरह ऊबर, करीम राइडर्स की हमने बात की, और ये भी लोग हज़ारों लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तो हम तरीके तो ढूंढ लेते हैं काम चलाने के, लेकिन इसके बावजूद भी जो नुकसान है वो तो इतनी जगह पे मोबाइल इंटरनेट की वजह से हो रहा है। और इसके साथ साथ ही जो मेजॉरिटी इंटरनेट यूज़र्स हैं इस मुल्क के वो मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पिछले 3 महीनों में हमने देखा है अर्जिश के ये भी एक बड़ा अलमिया है कि सिर्फ 3 महीनों में 70,000 जो पाकिस्तानी हैं वो मुल्क छोड़ के गए, हम पाकिस्तान छोड़ के, और ये ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। जब भी हर दफ़ा होता है तो इसको क्या समझते हैं कि ये इसका ज़िम्मेदार कौन है, कि कोई ज़िम्मेदारी लेना चाह भी रहा है इसका, या आने वाले दिनों में इसके मईशत पे क्या असरात हो सकते हैं, हमारी तरक्की पे क्या असरात हो सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो जा रहे हैं ना, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो नौजवान जा रहे हैं ऐसे, और वो वहाँ जाके सर्विस दे रहे हैं। यहाँ से तो हर चीज़ बाहर जा रही है, फिर क्या करेंगे हम? देखिए, सारे मसलों की जो जिम्मेदारी है वो एक सिस्टम पे जाती है जो सिस्टम चलता आ रहा है। हम कभी ये सवाल ही नहीं पूछते कि हमारी आवाम को क्या चाहिए, हम अपनी यूथ को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दे सकते हैं। जो भी मुल्क के मौजूदा हालात हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। जो हमारे 70,000 लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो मुल्क के अंदर होते तो कैसे कंट्रीब्यूट करते, इसको बेहतर बनाते। लेकिन क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो जो लोग हैं जिनके पास स्किल हैं, जिन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिनके पास ये रास्ता है कि वो बाहर जा सकते हैं, बहुत से लोगों के पास तो ये रास्ता भी मौजूद नहीं है, वो फिर वो चॉइस ले लेते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी, ये सेफ्टी, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रही। वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की, इन्वायरमेंट की, इदारों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी यूथ को मौका दें। देखें, बाकी मुल्क तो इंटरनेशनल अवाम को अट्रैक्ट करते हैं कि आप आ जाएं, इस मुल्क में कारोबार करें। हम तो जो अपने लोग हैं उनको बाहर भेज रहे हैं कि हम तो आपको भी जो है मौके नहीं फराम कर रहे। तो जब तक हम ये चीज़ें फिक्स नहीं करेंगे ये ब्रेन ड्रेन चलता रहेगा, ये कई डेकेड से चल रहा है। इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है कि वो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, एट द एंड अपने मुल्क को गिव बैक करते हैं। बट हमें लगता है कि अगर इस यूथ को हम पाकिस्तान के अंदर रखें और मिलकर ये मुल्क को ज़्यादा जल्दी बेहतर बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके लिए आप जैसे नौजवानों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जो खासकर के यूथ के लिए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, नए काम भी करते हैं। उस हवाले से भी अर्जिश से जानेंगे। लेकिन अर्जिश, हमने ये सुना है, रिपोर्ट भी आई है जो हम कल रिसर्च भी कर रहे थे कि अमेज़ॉन
टेलीकॉम में पाकिस्तान सेलिंग में 3rd नंबर पर है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये इसी तरह काम करते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो 4th नंबर पर भी आ सकता है। लेकिन ये जो अभी सारा सिनेरियो चल रहा है, इंटरनेट बंद है, तो इससे क्रेडिबिलिटी पर कितना हमारा असर पड़ेगा? देखिए, इससे तो क्रेडिबिलिटी पे ऑलरेडी असर पड़ गया है। जिस तरह कि आपने मेंशन किया कि फाइवर, अपवर्क जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि यहाँ पर इंटरनेट डाउन है, तो यहाँ के जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो शायद रिस्पॉन्ड करने में स्लो हो, और इससे जो है कस्टमर्स को, जो पूरी दुनिया में जिनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, अमेजोन पे जिसको बेच रहे हैं, उनके सामने एक कोई पॉजिटिव इमेज नहीं जाती। और एट द सेम टाइम जो बाकी ममालिक हैं जिनसे हम बैनुल-अक़वामी तौर पर कम्पीट करते हैं डिजिटल सर्विसेज में, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल इमेज उनकी रहती है। तो इसका एक परमानेंट डैमेज जो है ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री बेयर कर रही है बहुत सालों से, और ये वाला एपिसोड है, इसने ऐड ही किया है, कुछ बेहतरीनी की, और हम पीछे चले गए 2 स्टेप। तो आप अपने हवाले से बताइए, आप फाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट के, आप करवाते हैं टेक जो है हमारी कॉन्फ्रेंस है वो करवा रहे होते हैं, तो किस तरह का रिस्पांस आता है, किस तरह के आइडियाज़ लोग वहाँ पर लेकर आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल। हम फ्यूचर फेस्ट कराते हैं, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का इवेंट है। लास्ट वाला जब हमने जनवरी में किया तो उसमें सऊदी कंपनीज आई, उसमें एक सऊदी प्रिंस ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की पाकिस्तान में। इसके साथ साथ बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, आजकल येंगो के नाम से एक पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है। तो हमें ये देखने में नज़र आता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का इस मुल्क में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे पास यूथ है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट मौजूद है, और जब हम जाके अपने इवेंट के लिए या वैसे ही उसकी मार्केटिंग करते हैं तो बहुत से लोग अट्रैक्ट होकर आ भी जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात हैं जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को शायद ड्राइव अवे कर देते हैं, और बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह हमारा एक प्लेटफॉर्म है, बाकी प्लेटफॉर्म्स मुल्क की पॉजिटिव ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करके लेके आ रहे हैं, इन्हें सपोर्ट किया जाए। और हमारे इवेंट पे कोई 50,000 के करीब लोगों ने अटेंडेंस की, 150 के करीब इंटरनेशनल गेस्ट थे, और उन सब का इस मुल्क के बारे में बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव था, क्योंकि वो यूथ से मिले, टैलेंटेड लोगों से मिले, एंटरप्रेन्योर से मिले, जो बावजूद इन हालात के अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इमेज है जो पाकिस्तान की हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो इमेज नहीं जो पिछले 3 दिन में नजर आई है। अच्छा, पहले इस्लामाबाद में होता था ये इवेंट आपका, अब एक्सपो लाहौर में भी आपका हुआ, तो वहाँ से किस तरह का फीडबैक मिला, लाहौरियों ने किस तरह इस्तकबाल किया आपका? देखिए जी, आई थिंक लाहौर है, तो हम अब लाहौर में, हमने इस्लामाबाद में किया था, अब लाहौर में किया, और ये आती ज़िंदगी तक लाहौर में ही रहेगा। क्योंकि एक तो लाहौर बहुत ज़िंदा दिल लोगों का शहर है, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का मरकज़ भी है पाकिस्तान में। अगर कोई शहर सिलिकन वैली माना जाए तो वो लाहौर है। हमारे पास गुलबर्ग, DHA में सैकड़ों हज़ारों टेक्नोलॉजी कंपनीज मौजूद हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर एक कल्चर डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजी को सीखने का, उसकी बात करने का, उसमें करियर बनाने का। और हम समझते हैं कि इसको फर्दर प्रमोट करना चाहिए कि ये शहर अगर डेवलप हो जाए IT इंडस्ट्री में, तो ये पूरे मुल्क को आगे लेके चलेगा। तो आप लोग तो कर रहे हो, अर्ज़श आप जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के हवाले से कर रहे हैं, यूथ के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछूंगी कि फ्रीलांसिंग को आगे लेकर जाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, इस पे गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। अगर हम अमेरिका में सिलिकन वैली को देखें, हम इजराइल की एग्जांपल लें जो कि टेक्नोलॉजी का कैपिटल है दुनिया में, या इंडिया की लें, तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव पॉलिसी मेकिंग का बड़ा एक क्लियर रोल नज़र आता है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई भी हुकूमत रही हो, हिस्टोरिकली IT को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो होनी चाहिए। हमारे पास एक फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हर रोज़ यहाँ 20,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो ये सारे लोग क्या करेंगे? हमारी लोकल इकॉनमी तो पहले इतनी अच्छी नहीं चलती, तो IT ही इस मुल्क का फ्यूचर है। लेकिन गवर्नमेंट की साइड से हमें अभी तक कोई उस तरह के प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं नज़र आ रहे। डिजिटल स्किल्स की प्रमोशन, IT पे करियर पाथ्स बनाने की प्रमोशन, ओवरऑल अवेयरनेस की कमी है। गवर्नमेंट क्यों ये अवेयरनेस बिल्ड नहीं करती है अवाम में कि आप डिजिटल स्किल सीखें, ऑनलाइन करियर बनाएं। और इसके साथ साथ जो पेमेंट के मसले मसाइल हैं, बाहर से पैसे लाना का मसला है हमारे यहाँ पे। एग्जैक्टली, पेपैल मतलब का ये मसला एक इतना बड़ा मसला है जो पिछले कई सालों से चल रहा है, और उसके ऊपर शायद कोई इकदाम भी नहीं उठाया जा रहा। और अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री में देख लें, वहाँ पर उनके जनाब ऑफिसेज भी खुले हुए हैं, वहाँ पे जो CEOs वहाँ का दौरा भी करते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं आता। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए।
नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। आई थिंक इसी हवाले से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पहले पेमेंट के मामला आसान बना दें, बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोग खुद भी रिजॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ ही आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ से बाहर काम करना भी बड़ा मुश्किल है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कई सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इसमें प्रोएक्टिव स्टेप ले सकती है कि जाए इंटरनेशनल कंपनी से रब्ता करे, एक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करे जहाँ पर शायद हुकूमत यहाँ पर वेरीफाई कर ले चीज़ें और बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ हमारी यूथ के लिए अवेलेबल हों जिस तरह के बाकी ममालिक में अवेलेबल होती हैं। तो क्या ये जो यूथ आपको देख रही है अर्जिश, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या लास्ट कमेंट देंगे? देखिए जी, पैगाम मेरा बड़ा सिंपल है कि आज के दौर में इंटरनेट की एक्सेस जब तक है, अल्लाह कहे कि वापस आ जाए और रहे। हमारे पास वही मौके हैं जो दुनिया में किसी के पास भी हैं। आज आपको अमेरिका जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाएं, कोई स्किल सीखें, आप यहाँ बैठे भी साल का $1,00,000 कमा सकते हैं, जो कि अमेरिका में कोई जॉब करके कमाता है। और हम में से बहुत से लोग हैं जो कमा रहे हैं, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो अब इस सब में सिर्फ जो एक कमी रह गई है वो ये है कि आप शुरू कर दें, आप बस जाएं और आप फैसला कर लें कि हमारा फ्यूचर हमारे अपने हाथ में और हमने कुछ करके दिखाना। ठीक है जी। अर्जिश आज़िम हमारे साथ मौजूद है, डिजिटल एक्सपर्ट। अर्जिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इंटरनेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।